जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर सॉल्व करेंगे अग्निवीर टेक्निकल के साइंस के क्वेश्चंस, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे और जो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे आप उसमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अभी भी अगर आप सोनू आर्मी क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रक्षेप के प्रक्षेप पथ की आकृति होती है। द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्टाइल मोशन आपने देखा होगा, ये यहाँ पर चित्र में आपको दिखाती हूँ। ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका जाता है तो वो इस तरह से कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर नीचे आना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर इसका जो पाथ है आपको कैसा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, परवलयिक यानी कि पैराबोलिक दिखाई दे रहा है। कभी कभी इसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, जो हाइट है जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट जाता है और फिर नीचे आना शुरू कर देता है, h। इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। यहाँ पर u क्या है, ये u या v मान सकते हैं आप इसको। ये इनिशियल वेग होता है जिससे उस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है। ये थीटा यहाँ का एंगल होता है और g होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम से अन्य दो नियम प्राप्त हो सकते हैं। फ्रॉम विच लॉ ऑफ न्यूटन कैन द अदर टू लॉज बी डिराइव्ड। आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूटन लॉ के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा नियम है जिससे अन्य दो नियम आप प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा दूसरे से पहला व तीसरा नियम आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा नियम आप सभी को पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इससे हमें जो वैल्यू मिलती है F=ma, ये वाला फॉर्मूला हमें डेरिवेशन में मिलता है। तो इससे आप पहला और तीसरा जो नियम है, पहला नियम आप सभी को पता है जड़त्व का नियम है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और तीसरा जो नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दोनों जो नियम है, इस सेकंड जो न्यूटन का नियम है, इससे आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना करने पर द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गुरुत्वाकर्षण बल F, उसका जो फॉर्मूला है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि क्या होगा, कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और m1 m2 है दो द्रव्यमान और r उनके बीच की दूरी है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा कि उनके बीच की दूरी को आपको दुगना करना है। तो ये नेक्स्ट जो फोर्स है हम F' मान लेते हैं। G में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि इन्होंने कहा है द्रव्यमान सेम है, और इनके बीच की जो दूरी है r है उसको दुगना कर दिया जाए। तो ये इसको जब हम डबल करेंगे 2r का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर इनका रेशो ले लेंगे। G से G कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 से m1 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा F डिवाइड बाय F'। ये ऊपर चला जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और F' की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी F डिवाइड बाय 4। तो जो इसके नया फोर्स जो मिला वो ओरिजिनल फोर्स का कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, इट विल बी क्वार्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली की प्रमेय आधारित है। बर्नौली जो थ्योरम है वो किस पर आधारित है फ्रेंड्स, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, या पर सभी पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये डायग्राम है बर्नौली इक्वेशन का। बर्नौली इक्वेशन में आपने ये डायग्राम देखा होगा। तो बर्नौली की जो थ्योरम है वो क्या कहती है, उसके अनुसार यदि कोई तरल पदार्थ इस तरह के नलिका में अगर बहता है तो प्रति इकाई द्रव्यमान, मतलब यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी आप चेक करोगे तो इसकी जो दबाव ऊर्जा होती है, दबाव ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का जो योग है किसी भी पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, इन तीनों का योग कांस्टेंट होगा, यानी कि नियत होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, दबाव, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, सारी ऊर्जाएं हैं। तो इन सभी ऊर्जाओं का जो सम है नियत रहता है, मतलब ऊर्जा क्या रहती है इसमें, कोई चेंजेस ऊर्जा का इसमें यहाँ से यहाँ तक नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि जो बर्नौली प्रमेय है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये थ्योरम आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, अप्रगामी तरंगों में न्यूनतम आयाम बिंदु को क्या कहते हैं? द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड इन स्टेशनरी वेव्स आर कॉल्ड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अप्रगामी तरंगें होती क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन वो घुमा के पूछ लेते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो अप्रगामी तरंगे क्या, कौन सी तरंगे होती है? तो फ्रेंड्स जब दो तरंगे इस तरह से, एक तरंगे आई और दूसरी तरंग भी इस तरह से आई, और ये दोनों तरंगे अनुदैर्घ्य भी हो सकती है और अनुप्रस्थ तरंगे भी हो सकती है, जब समान आयाम मतलब इनका एम्पलीट्यूड सेम हो, समान समय अवधि हो, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीज़ें इनकी क्या हो, सेम में, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे आ रही हो, तो इन दोनों से मिलकर एक नई तरंग बन जाती है। तो इस नई तरंग को हम क्या कहते हैं? अप्रगामी तरंग। तो अप्रगामी तरंग के लिए फ्रेंड्स इन दो तरंगों की फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, तरंगदैर्घ्य, समय अवधि सब क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तब जाके स्टेशनरी वेव्स या फिर अप्रगामी तरंगे बनती है। अब जब ये अप्रगामी तरंगे बनती है तो ये जो इस तरह के पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है नोड्स यानी कि निस्पंद। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर एम्पलीट्यूड, ये लाइन में बना दूँ, जहाँ पर एम्पलीट्यूड आप सभी को पता होगा कि जहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट जो दूरी आती है वो एम्पलीट्यूड यानी आयाम होता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर आयाम सबसे ज़्यादा होता है वो कहे जाते हैं प्रस्पंद। और जहाँ पर आयाम बिल्कुल ज़ीरो, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गर्त बन गया है और ज़ीरो है, तो इन्हें कहा जाता है निस्पंद यानी कि नोड्स। तो इन्होंने यही पूछा है कि अप्रगामी तरंगों में जो न्यूनतम आयाम बिंदु होते हैं, मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट्स, ये वाले, इनको क्या कहते हैं? नोड्स यानी कि निस्पंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि दो अल्टरनेट निस्पंद या प्रस्पंद, जैसे कि ये और ये, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो लैम्डा डिवाइड बाय 2, और लैम्डा यहाँ पर क्या है? वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स संवेग में परिवर्तन की दर मैंने अभी बताया किसके बराबर होती है? लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ये होता है न्यूटन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ से हम कह सकते हैं किसके बराबर है? बल यानी कि फोर्स के, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। आवर्धन लेंस में वास्तव में क्या होता है? तो मैग्नीफाइंग लेंसेज जो होते हैं इस तरह के, जिनसे वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है, छोटी वस्तु को हमें बड़ा देखना होता है, उसे आवर्धन लेंस कहते हैं। और इसमें कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का, जो वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण कथन चुनिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो किसी वस्तु का ताप उस वस्तु की उष्णता यानी कि हॉटनेस का मापन, मेजरमेंट है। तो ये तापमान की डेफिनेशन है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी तंत्र के ताप का मापन स्थूल यानी कि माइक्रोस्कोपिक मापन है। हाँ, तो बिल्कुल छोटे से छोटा मापन होता है ये किसी भी तंत्र का, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तंत्र के ताप मापन का मुख्य आधार उष्मागतिकीय संतुलन है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर को मेजर करते हो तो वो जो सिस्टम होता है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम से ही आप मेजरमेंट कर पाते हो। इसका मतलब क्या है? उष्मागतिकीय संतुलन का मतलब अगर हमें किसी वस्तु का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, जिस भी वस्तु से आप उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करते हो, तो तापमान हम कब माप सकते हैं? जब वह ज़्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होता है, इस कारण ही हम उसका मेजरमेंट कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल पॉइंट गलत है, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि किसी भी तंत्र के ताप का मापन का मुख्य आधार मतलब आप तभी मापन कर सकते हो जब टेम्परेचर इस तरह से फ्लो होता है। फ्लो होके क्या होता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब दोनों जो भी वस्तु इस ज़्यादा टेम्परेचर वाली वस्तु से टच में रहती है, तो टेम्परेचर क्या करता है? ज़्यादा टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, और इस तरह से आप उसका मेजरमेंट कर पाते हो। और वो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, एक तब तक इसमें फ्लो होता है टेम्परेचर का जब तक कि वो क्या संतुलन में ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो यही इसी आधार पर हम तापमान का मेजरमेंट करते हैं। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप का ठीक सही मान केल्विन पैमाने में 273 डिग्री केल्विन होता है। कन्फ्यूजिंग, आप बिल्कुल मानोगे कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपने पढ़ा होगा कि
डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन हम मान लेते हैं, ये हम मानते हैं। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, 273.15 0.15 भी इसमें ऐड होता है, तो इसके बराबर इसकी वैल्यू होती थी। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, तो ये ऑप्शन क्या है, हम गलत मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे ही ताप बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, क्योंकि जो अणुओं की गति है वो बढ़ जाती है, इससे वेग भी बढ़ जाता है। माध्यम के ऊपर, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर सघन माध्यम होगा तो वेग की गति ज़्यादा होगी, अगर विरल माध्यम होगा तो वेग की गति कम होगी। माध्यम और आर्द्रता लगभग सेम ही होते हैं, इन दोनों के ऊपर भी डिपेंड करता है। आर्द्रता पर भी अगर ज़्यादा आर्द्रता होगी तो अणु क्या होंगे, एक दूसरे के द्वारा बंधे हुए होंगे, जिससे ध्वनि को ट्रेवल करने में बहुत ईजी होगा, इसलिए उसका वेग बढ़ जाता है। अब बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दबाव है उसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, कभी कभी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, माध्यम में आर्द्रता का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स जलवाष्प बढ़ने से क्या हो जाएगा, ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ जाएगा, अभी मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी या फिर जलवाष्प में आर्द्रता बढ़ेगी, मतलब जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी, तो जो अणु हैं हवा के वो एक दूसरे के ज़्यादा पास आ जाएंगे, एक दूसरे से ज़्यादा बंधे हुए होंगे, तो इस कारण जो ध्वनि है उसको ट्रेवल करना और ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अप्रगामी तरंगों में प्रस्पंदों पर घनत्व यानी कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है। तो अभी मैंने बताया कि प्रस्पंद और निस्पंद होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया कि इस तरह से अगर दो वेव्स आती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो प्रस्पंद और निस्पंद बनते हैं। ये पॉइंट होते हैं, कौन से पॉइंट, इन्हें क्या कहा जाता है, निस्पंद यानी कि नोट्स, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं हाई एम्पलीट्यूड वाले, इन्हें कहा जाता है प्रस्पंद यानी कि एंटी नोट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें घनत्व की और दाब की, दाब का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। घनत्व और जो दाब होते हैं ये नोट्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और जो प्रस्पंद होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, कम, इनका परिवर्तन आता है। तो अधिक और कम, लेकिन परिवर्तन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रस्पंद है, प्रस्पंदों पर घनत्व और दाब में क्या आता है, न्यूनतम परिवर्तन आता है, और निस्पंदों पर अधिकतम परिवर्तन आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। डायनामो में कार्य का सिद्धांत का आधारित है। तो डायनामो जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन, किस पर है फ्रेंड्स, ये बेस्ड धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, या फिर प्रेरित विद्युत पर। तो फ्रेंड्स ये किस पर डिपेंड करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और आप सभी को पता भी होगा कि डायनामो जो है, डायनामो को का क्या काम होता है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो। लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, डीसी करंट को जनरेट करता है। और जनरेटर की अगर हम बात करें इसके अपोजिट, वो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, लेकिन उसका जो आउटपुट मिलता है हमें क्या मिलता है, एसी करंट। ये कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर एक बन सकता है कि इसका आउटपुट क्या होता है, फिर इसका आउटपुट क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर था, डायनामो का जो प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग होता है। फ्यूज वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फ्यूज तार के ऊपर, फ्यूज तार किसका बना होता है, एक टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। यहाँ पर पूछा है कि परिपथ में जो फ्यूज तार है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो ऑप्शन पहला है ऊष्मा क्षति को कम करने के लिए, वोल्टेज को नियंत्रित करने में, अतिरिक्त धारा के प्रवाह को रोकने में, या फिर आवश्यकता अनुसार धारा को कम अथवा अधिक बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, धारा के प्रवाह को ये कम कर, प्रवाह को ये रोकता है। ज़्यादा अगर धारा का फ्लो होगा करंट का तो ये उसे रोक देगा। ये कम और अधिक नहीं करता है, सिर्फ उसको रोकने का काम करता है अगर उसके लिमिट से ज़्यादा इसमें करंट फ्लो हो रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फोर साइडनेस। तो दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंसेज का। इसके अपोजिट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो इसके जस्ट अपोजिट आपको अवतल लेंस पर टिक करना है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो ये सघन माध्यम है फ्रेंड्स, और मान लिया ये विरल माध्यम है। तो जब सघन माध्यम, ये अभिलंब होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जो ये आपतन कोण है, आपतन कोण से अपवर्तन कोण में क्या परिवर्तन आता है? तो क्या होता है आपतन कोण, क्या होता है अपवर्तन कोण, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स पहले तो आप ये ध्यान रखिए, कंसेप्ट आपको नोट कर लीजिए कॉपी में, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका जो पाथ है उसको इस तरह से जाना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन वो इस तरह से सीधे ना जाते हुए अभिलंब से, ये अभिलंब होता है, ये पॉइंट इससे दूर हट जाती है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लाइट का जो चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, उसमें लाइट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये होता है जब अभिलंब के साथ आपतित किरण इंसिडेंस रेज जो एंगल बनाती है वो आपतन कोण होता है, और अभिलंब के साथ जब परावर्तित किरण है या फिर अपवर्तित किरण वो जो एंगल बनाती है वो होता है अपवर्तन कोण। तो इन्होंने क्या पूछा है कि सघन से विरल में जाएगी तो आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या रिलेशन होगा? तो अपवर्तन कोण आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपवर्तन कोण है और ये आपतन कोण। तो अपवर्तन कोण क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है, और यही इन्होंने पूछा है कि आपतन कोण से अपवर्तन कोण होगा, तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होगा फ्रेंड्स? बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर केपी और केसी में क्या संबंध है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन केपी और केसी? तो ये जो है आपने पढ़े होंगे केपी और केसी, इनका रिलेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो क्या होता है? केसी इज इक्वल टू केपी आर टी की पावर माइनस डेल एन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि इनमें दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो जो केपी है वो क्या होता है? केसी से बड़ा होता है। निम्नलिखित में से जल का सर्वाधिक शुद्ध स्रोत कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्यूरेस्ट सोर्स ऑफ द वाटर? तालाब का जल, झरने का जल, नदी का जल, या फिर पर्वत पर जमी बर्फ से प्राप्त जल? तो इन सभी में जो सबसे प्योरेस्ट वाला जो वाटर है फ्रेंड्स वो क्या होता है? पर्वतों पर जमी बर्फ से प्राप्त जल, वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रोजन स्नो ऑन द माउंटेन्स। पृथ्वी के भूपटल में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विच मेटल इज फाउंड इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग है और इसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा है कि भूपटल पर या फिर भूपटल पर धातु पूछी गई है, मेटल सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये भी इसमें बनता है कि भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, अगर तत्व पूछा हो तो फ्रेंड्स वो आपको क्या टिक करना है? ऑक्सीजन टिक करना है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, भूपटल पर पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है। यहाँ पर धातु पूछी है तो धातु एल्यूमिनियम होती है, और अगर तत्व पूछे तो वो होता है ऑक्सीजन। अगर आप ये मत बोल देना कि मैडम एटमॉस्फेयर में तो 78% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो उसका आंसर होता है नाइट्रोजन। यहाँ पर तत्व पूछा है भूपटल पर, तो वो होता है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी सबसे भारी धातु होती है? विच इज़ द हेवीएस्ट मेटल? तो सब फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट मेटल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यहाँ पर इन सभी में सबसे भारी कौन सी है? सोना है। लेकिन अगर सबसे हेवीएस्ट मेटल हो और ऑप्शन आपको ऑस्मियम अगर दे रखा हो तो ऑस्मियम जो है वो सबसे हेवीएस्ट मेटल होती है। अगर ऑप्शन में वो दिया हो तो आप उस पर टिक करिएगा, लेकिन यहाँ जो हमारे ऑप्शन है इसमें सबसे हेवी मेटल कौन सी है? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन इज। तो यहाँ पर मूलानुपाती फॉर्मूला पूछा है। मूलानुपाती फॉर्मूला या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? तो ये वो फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला होता है
जो कि किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी यौगिक का अनुपात बताता है हमें कि कितने अनुपात में यौगिक जो है तत्व मिलकर उस यौगिक को बना रहे हैं। तो वो होता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, और उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर एसिटिलीन का जो मूलानुपात यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वो क्या है, CH। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके अलावा अगर इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा जाए तो फ्रेंड्स एसिटिलीन का वो होता है C2H2। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मूलानुपाती सूत्र अलग होता है और आणविक सूत्र अलग होता है। ये आणविक सूत्र है इसका, और ये मॉलिकुलर फॉर्मूला, और ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया था। द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय VBT, जिसको आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा दिया गया था, हिटलर और लंदन के द्वारा दिया गया था। इसमें कन्फ्यूज़न एक ये होता है कि फ्रेंड्स ये किसके द्वारा दिया गया, पॉलिंग के द्वारा भी ये दिया गया था, लेकिन सबसे पहले ये हिटलर और लंदन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद पॉलिंग और स्लेटर ने इस पर और आगे काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। द लास्ट मेंबर ऑफ ईच पीरियड इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको आवर्त सारणी का डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये आवर्त होते हैं, इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखाएं, इन्हें कहा जाता है आवर्त। तो यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे एंडिंग। तो हर एक आवर्त यानी कि हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जो एंडिंग हो रही है वो फ्रेंड्स किससे हो रही है, ये क्या है, निष्क्रिय गैस है, यानी कि इनर्ट गैसेस से उसकी एंडिंग हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक निष्क्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन का राजा किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को रसायन का राजा कहा जाता है। और रसायन का राजा से क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे मजबूत अम्ल है और ये सभी से आसानी से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होती है। ये जो नियम है किसके द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स ये किसका नियम है, पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहलाता है ये, जिसमें क्या होता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर इसको मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम ऑर्बिट में एक साथ नहीं आ सकते हैं, और इनका जो स्पिन होता है मतलब एक इस तरह से फील होगा और एक अपोजिट डायरेक्शन में फील होगा। तो ये जो नियम था ये किसके द्वारा दिया गया था, पाउली के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज। तो कौन सी होती है फ्रेंड्स, सभी को पता होगा, कार्बन 12। तो फ्रेंड्स ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स के, जो मैं आपके लिए डेली लेकर आती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।